चलो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए। तो पीपीआई में क्या हो गया? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। पीपीआई का फुल फॉर्म बोथ गुड्स एंड सर्विस को कैलकुलेट करता है, में इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेगा, लेकिन इन्फ्लेशन बिना टैक्स और लेवी के कैलकुलेट करेगा। और यहाँ पर है कि मतलब कि प्राइस में मतलब सेलर पर्सपेक्टिव इस प्राइस में चेंज को कैलकुलेट करेगा। ज्यादातर ओईसीडी जितने भी नेशन है वो पीपीआई का यूज करते हैं, लेकिन अभी पीपीआई इंडिया में यूज नहीं होता है। बहाना बनाता है कि अभी इंडिया में बिना टैक्स के कैलकुलेट करना सही नहीं है। दूसरी बात है कि इंडिया भी डेवलप कंट्री नहीं है। दिखाते हैं तो। दिख रहा है पीडीएफ वाला। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बारे में तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बेटर बेटर मेजर फॉर इन्फ्लेशन इन कंपैरिजन ऑफ बोथ डब्ल्यूपीआई और सीपीआई से दोनों से अच्छा है। ongoing process of economic reform has increasingly connected India to the world, which make it necessary to evolve right comparative indicator। मतलब कि और देश में ज्यादातर देश में क्या है, जितना भी अमीर देश है उस सब में जनरली पीपीआई का प्रयोग किया जा रहा है मेजर करने में। और पीपीआई से मेजर करने में क्या हो रहा है कि मतलब एक प्रकार से अच्छा इंडिकेटर इवॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब वो सब डेवलप कंट्री है तो यूज करता है, तो इंडिया को भी यूज करना चाहिए। तो उसको लेके क्या किया गया, एक प्रकार से बहुत सारा मतलब कई बार कमेटी बैठा, लोग बोला कि पीपीआई का लागू कीजिए, लेकिन अभी तक लागू पीपीआई नहीं हुआ। हाँ, तो ये सब कमेटी ना बनता है, इकोनॉमिक एडवाइजर मतलब कि ये प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत होता था, नीति आयोग के अंतर्गत होगा, कमेटी बैठेगा, गवर्नमेंट कमेटी बैठाती है ना। देखो, बहुत पहले से ही कहा जाता है कि जनरली पीपीआई पर हम लोग पहुंचेंगे, पीपीआई का यूज करेंगे, लेकिन अभी नहीं। पीपीआई में स्पेशल फीचर क्या है? पीपीआई मेजर प्राइस चेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर्स, अभी लिखे ना, प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव से मेजर किया जाता है। वाइल सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। और डब्ल्यूपीआई होलसेल के मतलब मंडी वाला के पर्सपेक्टिव से काउंट कैलकुलेट होता है। यहाँ हाँ, तो होलसेल मंडी में यहाँ पर प्रोड्यूसर के और उसमें विदाउट टैक्स करेंगे तो जो एक प्रकार से इनपुट कॉस्ट है उसी पर इन्फ्लेशन उसमें आ रहा है कि नहीं, उस पर देखेंगे। टैक्स हटा ही दोगे तो प्रोड्यूसर में इनपुट कॉस्ट ना लगेगा, फैक्टर कॉस्ट पर इसको कैलकुलेट किया जाएगा पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। मतलब एक प्रकार से पीपीआई ओनली यूज बेसिक, जैसे हुआ है प्राइस, टैक्स, ट्रेड मार्जिन, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सब हटा दिया जाता है इसमें। टैक्स, ट्रेड का मार्जिन, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सब एक्सक्लूड कर दिया जाता है। So this index is considered better measure of inflation as the price change at primary and intermediary stage
कैन बी ट्रैक्ड बिफोर इट। अब इसमें भी था कि जनरली लोग कहता था कि इस पर पीपीआई पर स्विच कर जाना चाहिए। तो 1900 2019 के बीच में क्या हुआ, वर्किंग ग्रुप था एक, गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया, जिसको हेड कर रहे थे रमेश चंद्र गहलोत साहब। क्या नाम था? रमेश चंद्र गहलोत। नीति आयोग के सदस्य थे, वही है मेंबर ऑफ नीति आयोग। उन्होंने मतलब कि इसके बारे में बहुत कुछ बताया कि पीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में क्या होना चाहिए, क्या लागू करना चाहिए। उसी समय वो डब्ल्यूपीआई के बारे में नया बेसियर सजेस्ट किए कि 2011-12 होना चाहिए। फिर क्या हुआ कि रिव्यूइंग द बास्केट, कमोडिटी बास्केट, पीपीआई लागू करके नहीं तो डब्ल्यूपीआई में ही कुछ रिवाइज कर दीजिए, बात खत्म, वैसे चलेगा काम। बस तो इस प्रकार से पीपीआई को मतलब कि डब्ल्यूपीआई को डेवलप कीजिए कि एक प्रकार से भविष्य के लिए पीपीआई में मतलब कि स्विच होने के लिए एक रोड मैप तैयार हो जाए। देखो, डब्ल्यूपीआई से पीपीआई पर स्विच करने के लिए पहला वर्किंग ग्रुप बना गया था 2004-5 में। उसके चेयरमैन कौन थे? अभिजीत सेन। मतलब एक प्रकार से वह ईस्ट मतलब कि प्लानिंग कमीशन के मेंबर हुआ करते थे उस समय के। उसके बाद अरे अपना इनपुट दिया आईएमएफ को, और इन 2014 में दूसरा वर्किंग ग्रुप बना प्रोफेसर बी एन गोलदार। तो फाइनली पता चला कि अब होलसेल प्राइस इंडेक्स हटाकर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड के द्वारा ही इन्फ्लेशन मेजर किया जाएगा, डब्ल्यूपीआई पर नहीं किया जाएगा। तो इतना ध्यान रख लेना। मतलब कमेटी सब आया है, कौन कौन? एक अभिजीत सेन, और दूसरा बी एन गोलदार कमेटी। किससे रिलेटेड था? पीपीआई में, मतलब स्विचिंग फ्रॉम डब्ल्यूपीआई टू पीपीआई। इतना क्लियर हुआ? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एक होता है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, इसको लिख लिया सब? देखते चलो, अब तो दिक्कत नहीं है, पीडीएफ इसमें रहेगा तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अमन, एक हमें क्वेश्चन डाले थे जनरली, इसका क्या बोलते हैं, 10 गो इनकम, नेशनल इनकम का क्वेश्चन टेस्ट बना के डाले थे। अच्छा, मतलब कि उसमें थोड़ा अच्छा से टाइप मतलब नहीं हुआ है सेटिंग। तो हमें आज फिर भी क्वेश्चन अच्छा था यूपीएससी लेवल का। ले, क्या करोगे? 4 गो के 20 में से 10, 8 गो। चलो, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के बारे में देखते हैं।
देखो इसमें क्या है कि एक दूसरा पेज पर चले जाएंगे, वही लिखा रह गया, इसमें पीडीएफ बन जाएगा अपने से, है ना। ये सब उसमें नहीं था। तो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स को बोल सकते हो एचपीआई। है ना। पहली बार कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2000 से 2007 इन मुंबई। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, फाइनली मतलब मेनली इसको क्या होता है कि इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ऐसे तो बहुत सारा है इंडिकेटर, लेकिन देखो हम लोग कोशिश करते हैं सब पढ़ा देने का, आज खत्म कर देंगे। तो लॉन्च भाई आज यो पूछ देगा कि डेवलप्ड बाई तो इंडेक्स का नाम क्या रखें? एनएचबी रेसिडेक्स डेवलप किया गया नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। तो उसका एनएचबी मतलब कि रेसिडेक्स इंडेक्स बनाया गया उसके द्वारा। नाम क्या रखा? एनएचबी रेसिडेक्स। ये सब जनरली करेंट के टॉपिक है, फिर भी बता देते हैं। अच्छा, करेंटली 50 गो सिटी में इसको इसके द्वारा इसको कैलकुलेट किया गया क्वार्टरली बेसिस पर। वैसे ही एक हो गया, शुरुआत में इसको लाया गया उसके द्वारा 50 गो सिटी में, जिसमें से 18 गो यूटी कैपिटल, 17 गो स्मार्ट सिटी है, वो तो अपने मुंबई है। तब मुंबई में जनरली एचपीआई हाउसिंग प्राइस इंडेक्स एचपीआई को कैलकुलेट किया गया 2007 में क्वार्टरली बेसिस पर। तो इसमें कुछ फायदा की बात नहीं है, इतना ध्यान रखना कि समझने की जनरली इस इंडेक्स में क्या कहा गया। मतलब कि एक शहर के अंतर्गत प्राइस का घर के प्राइस, मुंबई में ऐसे भी घर महंगा होता है आजकल, इसमें भी बेंगलुरु में भी महंगा होने लगा है। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स में कि हर एक वहां पर अलग अलग शहर में घर की प्राइस में क्या चेंज आ रहा है उसको देखना है। तो वेदर ए ब्रोकर इज कोटिंग टू हाई प्राइस फॉर हाउस इन द सिटी। अब देखो शहर में एक ब्रोकर होता है, तुम लोग जानते हो ब्रोकर। ऐसे नए शहर में जाओगे ना रहने के लिए,
तो तुमको रूम रेंट, बड़ा शहर में रूम रेंट पर भी नहीं मिलेगा, तो तुम ब्रोकर को पकड़ोगे, ब्रोकर को कुछ रुपया दोगे तो रूम खोज के देगा। लेकिन वो जानता है कि कहाँ पर, कहाँ किस जगह पर घर अवेलेबल है रेंट के लिए। समझ में आया? तो वैसे ही ब्रोकर्स के द्वारा पता लगाया गया कहाँ पर कितना हाई है, किस सिटी में प्राइस। जैसे प्रॉपर्टीज के बारे में, या बैंक को हाउसिंग हाउस के लिए फाइनेंस करने के लिए, या जितना भी लोन के लिए एप्लीकेशन आता है, हाउस लोन के लिए या घर के आधार पर लोन के लिए, वो सब चीज क्या हो जाएगा का पता चल जाएगा। कितना उसके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये सब शो हो जाएगा। तो इसी के लिए एक प्रकार से आरबीआई शुरुआत किया एचपीआई को कंपाइल करने के लिए 2007 में। किस बेसिस पर? क्वार्टरली बेसिस पर। किस सिटी में? मुंबई सिटी में। उसका बेस कितना था? 2002-3। ये पॉइंट लिख लेना, ऐसे लिखना आरबीआई बिगन कंपाइलिंग, लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो। आरबीआई बिगन एचपीआई 2007 क्वार्टरली एट मुंबई सिटी बेस 2002-3 इक्वल टू 900। इसको लिख लो और कुछ नहीं, छोटा छोटा पॉइंट्स। लिख लिया? इसके बाद है सर्विस प्राइस इंडेक्स। सर्विस प्राइस इंडेक्स में क्या होता है समझिए। सर्विस प्राइस इंडेक्स जनरली सिर्फ सर्विस में को देखेगा, पहला ही बात। और सर्विस सेक्टर क्या होता है? हमारा टर्शियरी सेक्टर। इधर सर्विस सेक्टर हमारे देश का मजबूत होते जा रहा है। ज्यादातर इंडिया का इनकम, नेशनल इनकम का सर्विस सेक्टर से इनकम हो रहा है। इसके लिए इंडिया में एक एसपीआई की आवश्यकता पड़ा, सर्विस प्राइस इंडेक्स। तो सर्विस प्राइस इंडेक्स में क्या होता है जनरली, इंडिया का मेनली जीडीपी का। अब देखो, सर्विस में कितना इनकम हो रहा है, कितना
जनरली हम लोग अभी मानते हैं, कैलकुलेट करते हैं सीपीआई, डब्ल्यूपीआई में प्रेजेंट इन्फ्लेशन, तो वो कमोडिटी क्षेत्र में है, सामान क्षेत्र में मतलब वस्तु का निर्माण वाला क्षेत्र में। लेकिन जनरली डब्ल्यूपीआई में भी सर्विस कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी नहीं है। तो आईआईपी कहने की बात हुई, मतलब आई पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उसमें सर्विस होता है, सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है, तो उस पर हुआ नहीं तो सिर्फ सर्विस को एक अलग से कैलकुलेट कर लिया जाए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। तो क्या हुआ कि एक कमेटी बना, किनका, जनरली देखो, chairmanship of Abhijit Sen, member of planning commission set up to revise WPI इतना सीरीज 1996 series which are retired by National Statistical Commission headed by C. Rangarajan. The Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce, Industry has been making effort to develop sector specific service price index or technical assistant being revived under World Bank WEPRS के अंतर्गत 2005-06 में एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर सर्विस प्राइस इंडेक्स को लाया गया, जिसमें क्या क्या रखा गया, 7 सर्विसेज, 7 को टोटल था, वो 7 को क्या क्या था, रेलवेज, पोस्टल सर्विस, एयर सर्विस, टेलीकॉम, पोर्ट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। जो अभी भी प्रोसेस में है, चलते रहता है, मतलब एक प्रकार से सर्विस प्राइस इंडेक्स को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर यूज किया जा रहा है। इसको लिख लो, लिख लिया, सब ज्वाइन नहीं किया, दिख रहा है अभी देख रहे हैं, सबको ज्वाइन करने नहीं आएगा। लिख लिया इसको, सर्विस प्राइस इंडेक्स को। अब देखो, इंडेक्स तो बहुत है, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स हम लिखवाते हैं, कुछ कुछ इंडेक्स 100, लेकिन ये सब चीज तो बादों में पढ़ सकते। छोड़ो, सब नहीं भी आते, एक्स्ट्रा हम बाद में पढ़ा देंगे। अब जो है तुमको थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज शुरू हो रहा है, एक है टॉपिक
बिजनेस साइकिल। वाह, कलर यहाँ भी चेंज हो जाता है। मतलब कि बिजनेस साइकिल में क्या होता है, कोई भी कंट्री है वह जैसे जैसे धीरे 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 विकास करता है, डेवलप करता है, तो वहां पर कुछ ना कुछ सुधार आता है। उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ सुधार लाती है, जैसे फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, आवास, जो रहन सहन है, शेल्टर, सोशल सिक्योरिटी, सब में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिससे वहाँ का जनरली डेवलप होते जाता है, सुधार होते जाता है, डेवलपमेंट होता है। तो हर एक इकोनॉमी 4 फेज से गुजरता है। जनरली कौन सा? डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, रिसेशन। यह चारों को समझ। मतलब इसको एक हम ग्राफ के थ्रू दिखा जा सकते हैं, वैसा भी लिख सकते हैं। मतलब कोई भी इकोनॉमी है, कंसेप्ट समझाते हैं, यहाँ जो टर्म है ना, सब लिखना लिखा देंगे। इकोनॉमी का विस्तार होते जाता है, एक पीक पर पहुंचा, पॉइंट पर एक्सपेंशन हो रहा है, फिर पीक के बाद धीरे 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 मंदी आएगा, रिसेशन होगा। रिसेशन जीरो लेवल से नीचे जाएगा तो डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन फिर है वो, यहाँ पीक पॉइंट आएगा, ड्रॉप, उसके बाद धीरे धीरे फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो रिकवरी हो जाएगा। रिकवरी होते होते फिर से एक्सपेंशन शुरू होगा, फिर से डिप्रेशन शुरू होगा। तो हमेशा एक मार्केट में बूम आता है, एक्सपेंशन मतलब बूम। अभी 4 फेज है, 1, 2, 3 और 4। अब इसी 4 फेज को समझना है। जीडीपी में लगातार उछाल आ रहा है, वृद्धि आ रहा है, वृद्धि आते गया बढ़ते गया, नेशनल इनकम बढ़ते गया, तो जनरली बूम आ गया है। बूम मतलब विकास हो रहा है। फिर धीरे धीरे घटने लगा तो रिसेशन आ रहा है। फिर बहुत नीचे अब निगेटिव होने लगा, स्थिति खराब, डिप्रेशन हो गया, फिर से इकोनॉमी क्या होगा, रिकवर कर रहा है। एक साइकिल, इसी एक चक्र को, तो कोई इतना दोनों दिखा के एक ऐसे अगर आधा को मिला दिया तो एक चक्र हो गया। इसी को बोलते हैं बिजनेस साइकिल।
तो एक-एक करके हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। इसमें पहला डिप्रेशन ही दिया है, क्योंकि इसको पढ़ने की ज़रूरत तब से पड़ा जब इंडिया में मतलब वर्ल्ड में खतरनाक टाइप का डिप्रेशन आया था, क्या चीज़? 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, याद है ना? वर्ल्ड का स्थिति खराब हो गया था। हाँ, वही 1930-29 मतलब 1929-30 के बीच में आया था। तुम समझो ना, 1929 बोलते हैं 1929। अब एक भी मंदी आएगा तो 10 दिन में चाहे 1 दिन में तो खत्म होगा नहीं, साल भर रहबे ना करेगा उसका असर। इसमें महीना थोड़े लिखल रहता है। तो ग्रेट डिप्रेशन 29 का आया। तो उसी समय आपको गवर्नमेंट को जब भी मंदी आता है, डिप्रेशन आता है ना, बहुत स्थिति खराब होने लगता है, तो सरकार को कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने मतलब कि कुछ हट के करना पड़ता है, जो थोड़ा टाइम के लिए बुरा लगे, कुछ भी हो सकता है। तो इस समय सरकार को स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन करना पड़ा, इकोनॉमी में डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़ा। मतलब जनरली जब भी डिप्रेशन ये सब आएगा, तो क्या होता है कि जनरली पैसे को मौद्रिक नीति को मैनेज करना पड़ता है, मॉनेटरी मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो जनरली क्या हुआ था डिप्रेशन के समय 1929, डिप्रेशन आने का मतलब कि डिमांड घट गया। अब कोई डिमांड हो ही नहीं रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब बेकार हो जा रहा है। मतलब इन्फ्लेशन ही कम हो जाए। इन्फ्लेशन समझते हो ना? इन्फ्लेशन इंडिया में 2 से 6% के बीच होना चाहिए। अब इन्फ्लेशन माइनस में चले जाए, माइनस में चल जाएगा तो महंगा दाम तो घटने लगेगा ना हर चीज का। बेसिक प्राइस हर साल कुछ ना कुछ कॉस्ट बढ़ता है, और हर साल जो कॉस्ट घटने लगे तो घटेगा कब? जब उसका डिमांड नहीं रहेगा। वही बात। लेकिन फूड फ्यूल ये सब का डिमांड घटता नहीं है, इसीलिए हेडलाइन वाला में कैलकुलेट करते हैं, कोर वाला में नहीं। इधर देखो, इन्फ्लेशन बीइंग कंपैरेटिवली लोअर, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज स्टार्ट सिंकिंग, फोर्सिंग अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब लोग देखो, इन्फ्लेशन डिक्रीज करने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट होने लगे, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा? अपनी कंपनी में डिक्रीज कर जाएगा। प्रोडक्शन हाउस जो भी है वो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट कट करेगा। अगर वो महंगा में प्रोड्यूस करेगा, लेबर को ज्यादा पैसा देगा, तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा। सब सोचना पड़ता है। उस समय क्या हुआ, जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, तो गवर्नमेंट में डू डिप्रेशन विजिट द इकोनॉमी, मतलब कि वर्ल्ड में पूरा में आ गया था, तो फिर से पॉलिसी मेजर लिया गया कुछ ना कुछ। मतलब वर्ल्ड में मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ना कुछ सुधार किया गया, पूरे दुनिया भर में पैसे संबंधित जो भी किया गया, कि ऐसा डिप्रेशन फिर दोबारा से न आए, ऐसी मंदी नहीं है। तो जब भी वैसा होने लगता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उसके लिए मेजर मतलब कुछ ना कुछ उपाय अपनाते हैं। मेजर्स मतलब उपाय होता है कि वह इन्फ्लेशन को पहले से ही टारगेट रखता है। तो गवर्नमेंट का ऐसा नहीं जो तुमको दिखता है कि सिर्फ इलेक्शन का प्रचार करना हुआ, नहीं, गवर्नमेंट का काम बहुत कुछ है। बहुत सारे संस्था को चलाती है, जिससे देश में एक बैलेंस बना रहे। तो जब डिप्रेशन आएगा तो फिर रिकवर करना पड़ेगा। तो 2099 के बाद
रिकवरी के बारे में सोचा इकोनॉमी। तब रिकवर करने के लिए क्या होगा, थोड़ा सा चलो मंदी तो खत्म हो गया, डिप्रेशन खत्म हो गया, महामंदी, आर्थिक मंदी बहुत बड़ा खतरनाक टाइप का, तो कुछ ना कुछ लो प्रोडक्शन फेज को फिर से सरवाइव करना पड़ेगा, फिर से प्रोडक्शन को कुछ ना कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, डिमांड को बूस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिमांड को बूस्ट करना पड़ेगा। अब डिमांड बूस्ट करने के लिए देखो, डिमांड बूस्ट करने के लिए क्या होगा, जैसे ही डिमांड बूस्ट होगा तो कुछ ना कुछ पहले तो लोग के पास प्राइस होना चाहिए, तब डिमांड बूस्ट होगा, और डिमांड बूस्ट होगा तो ऐसे ही लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो फिर से प्रोडक्शन और ज्यादा फैलेगा, ज्यादा लोग उत्पादन करेगा, और जैसे ही तो प्रोडक्शन होगा तो इन्वेस्टमेंट भी फैल जाएगा, लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगा। और कहीं भी कोई भी पैसे वाला इन्वेस्टमेंट वही ना करता है, उसी कंपनी में ना, जिस कंपनी का शेयर में हाई उछाल आता है। अब कुछ दिन के बाद तुमको शेयर वेयर सब समझ में आने लगे, कुछ दिन के बाद तुमको पता है कि कुछ दिन के लिए यह कंपनी बंद पड़ा हुआ, कमजोर हो गया है, लेकिन यह बहुत बड़ी कंपनी है, तो और हो तो उसमें इन्वेस्ट करो तो कुछ दिन में हो सकता है कि अगर वह कंपनी सही से रही, चलती रही, तो फिर उसका शेयर का दाम बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो न्यू एम्प्लॉयमेंट आएगा, तो न्यू एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट। और फिर से लोगों का इनकम बढ़ जाएगा, फिर से डिमांड सप्लाई सही से चलने लगेगा, मतलब इकोनॉमी क्या हो गया, रिकवर हो गया। तो वैसे ही रिकवरी करने के लिए जनरली सबसे ज्यादा असर पड़ा था उसका अमेरिका पर। इंडिया में भी 1998 के आसपास फिर डिप्रेशन आया था, फिर 2008 में आया था, लेकिन 2008 वाला में ज्यादा असर नहीं पड़ा था। तो फाइनली रिकवर करने के लिए डिमांड को बूस्ट करना पड़ेगा। समझ में आया। तो फिर जैसे ही सब कुछ हो गया, एम्प्लॉयमेंट होगा, तो फिर से एक्सपेंशन होगा, मतलब कि फिर से बूम आएगा। बूम के फेज में क्या होता है, ऊपर की ओर ग्राफ जा रहा है, मतलब अपवर्ड ग्राफ बताया था ना, यहाँ से पीक पर है, दम बूम पर पहुंच चुका है, फिर से हुआ हो गया, अभी यहाँ से यहाँ तक का बढ़ा दी, बूम मतलब फिर ऊपर से उठना, मतलब ये वाला, फिर यहाँ से यहाँ उठना। तो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूम कहते हैं। मतलब स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन होने के बाद जो सरकार उपाय अपनाती है उससे सुधार हो गया, और फिर से जब अर्थव्यवस्था बढ़ने लगा, फिर से लंबे समय के लिए डिमांड इंक्रीज कर चुका है, एक्सीलरेटेड डिमांड इंक्रीज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है ना, डिमांड पीक पर पहुंचने के लेवल पर है, प्रोडक्शन लेवल भी बहुत पीक पर है, डिमांड सप्लाई मतलब कि पूरा एकदम हीटअप हो गया है, तो सब दिखाई देता है, तो उसी को कहते हैं कि बूम हो गया मार्केट।
मार्केट फोर्स मिसमैच हो गया, जिसके कारण इन्फ्लेशन ऑनवर्ड हो रहा है। इन्फ्लेशन गोइंग ऑनवर्ड। ऑनवर्ड करने का मतलब कि इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा, बढ़ रहा है ऊपर की ओर, जब सप्लाई कम होगा, डिमांड ज्यादा होगा। डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाए या इक्विलिब्रियम में नहीं रहे, तो उसको बोलते हैं बूम आ गया, बूम। मतलब इकोनॉमी इन्फ्लेशन पीक पर पहुंचेगा। और वो एक लिमिट तक ही पहुंच सकता है, उसके बाद फिर से स्लो डाउन आएगा। फिर से रिसेशन आएगा, थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगेगा। तो ये 4 गो फेज है आपका, किस चीज का? बिजनेस साइकिल का। सिर्फ नाम रट लेना और कुछ नहीं। रिसेशन का भी टाइप है। और कुछ नहीं है। इस चैप्टर में लगभग खत्म हो गया, थोड़ा सा हम बताते हैं, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा है। इसको लिख लिए ना? ओ, आधा खाली रह जाता है। मतलब फाइनली क्या हुआ, लिखा नहीं रहा। बिजनेस साइकिल में क्या हो गया? बूम आया, रिसेशन आया, डिप्रेशन आया, रिकवरी आया, फिर से अब बूम आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, और फाइनली इसके बाद ये आया। इतना क्लियर हुआ ना? यह सब होते रहता है। हम लोग को थोड़ा सा तुम लोग को बताते हैं, तब आगे चलते हैं। देखो, थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पर इंडेक्स के बारे में बताया है, देख रहे हो ना, मेरा पॉइंटर जहाँ घूम रहा है वहां
एगो WPI CPI प्राइस इंडेक्स जनरल, ये सारा कुछ फार्मूला वार्मूला वेटेड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्फ्लेशन क्या है, ईयर ऑन ईयर होता है, पॉइंट टू पॉइंट। एक चार्ट बना दिया है, सेलिएंट फीचर ऑफ प्राइस इंडेक्स, CPI, UNME, IWAL, CRAL वेटेड टोटल का। ये सब जो भी हम बताए थे वो टोटल है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, क्रीपिंग, वॉकिंग या टॉर्टिंग इन्फ्लेशन, जितना भी है इसलिए तो तुम लोग को बुक भेजे थे ना, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना कभी कभी। देखो यहाँ ये चार्ट देख रहे हो, रिफ्लेशन, रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन का एक होता है। कुछ नहीं है, नया चैप्टर शुरू कर देते हैं क्या। यही चैप्टर है ना, इसके बाद इन्फ्लेशन के बाद एग्रीकल्चर। कर लो, फायदा करेगा एग्रीकल्चर, बहुत इंपोर्टेंट है। एग्रीकल्चर समझ में आ जाएगा तो उन लोग को भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना। यहाँ से स्टार्ट करो एग्रीकल्चर। ये बहुत आसान टॉपिक है लेकिन इसमें रटना बहुत है एग्रीकल्चर में। क्लियर है ना। एग्रीकल्चर में क्या होता है कंसेप्ट समझना, बहुत सारे टॉपिक पढ़ना होगा। रियल में एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, कृषि होता है क्या। देखो, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सेक्टर है, तो तुम लोग को याद है ये प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी के अंतर्गत आता है ना। ऐसे भी इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। इंडिया क्या है, एग्रेरियन इकोनॉमी। तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग मानते हैं कि 50% या 48% लोग लगे हुए हैं, मात्र 16-17% आपका GDP आता है। तो देख रहे हो बहुत मतलब कि ज्यादा मतलब इसी मतलब इस वाले से कृषि से ज्यादा आय नहीं है इंडिया को, फिर भी ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर है, क्योंकि कृषि नहीं करेंगे तो इंडिया में फूड इन्फ्लेशन आ जाएगा, और फूड इन्फ्लेशन किसी देश के लिए बहुत खराब होता है।
तो एग्रीकल्चर में क्या क्या टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, वो सारे टर्मिनोलॉजी को समझते चलना। देखो यहाँ लिखा होगा, मॉनिटरी व्यू से देखें तो जनरली जब आजाद हुआ था भारत, उस समय 55% जीडीपी आता था। आज वही 16-17% रह गया है। आज भी 48% लोग के जीवन में खाने पीने का साधन वही है, लिवलीहुड पॉइंट। है ना? तो अलग अलग देश का इसमें स्थिति बताया है कि टोटल कितना इनकम होता है, क्या होता है, कितना फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड रिकॉर्ड लेवल 29150 मिलियन टन। हर साल का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन आता है। तो एग्रीकल्चर में मेनली देखते हैं कि क्रॉप क्रॉप टाइप्स ऑफ क्रॉप। एक होता है खरीफ और एक होता है रबी, एक और होता है जायद। लेकिन तीन को ज्योग्राफी पढ़ना, दो को सीजन के अकॉर्डिंग समझ लो। ये खरीफ और रबी जो आयत जो भी है, क्रॉपिंग सीजन के आधार पर डिवाइड किया गया। मतलब एक प्रकार से क्रॉपिंग सीजन के आधार पर या मानसून के आधार पर। जनरली ये दो गो है मेन, मानसून के आधार पर। खरीफ मतलब जनरली समझ लेना कि इसमें याद कैसे रखोगे। खरीफ जो क्रॉप होता है, तीन गो वर्ड से बना हुआ है, खरीफ। रबी गेहूं वाला सीजन ठंडा में होता है, तो रबी फसल हो गया, दो शब्द से दो शब्द। और चावल, चावल जो है 3 शब्द वाला, तो खरीफ भी 3 शब्द का होता है हिंदी में। तो खरीफ, तो खरीफ जो चावल की खेती होती है किस महीने में होती है? जून जुलाई में। तो तुम जुलाई समझो। इसका सीजन क्या होता है? जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में इसकी शुरू हो जाती है, तो अक्टूबर नवंबर समझो। अक्टूबर से लेकर मार्च तक गेहूं की खेती, और मार्च से लेकर फिर से जुलाई तक ये सब होता है। ये सब मानसून के आधार पर है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका हो गया वाटरमेलन, एग्जांपल है। इसको पैडी भी लिख सकते हैं, है ना? तो क्रॉप के टाइप में यही है। तो थोड़ा रबी खरीफ को देख लीजिए। जो रबी और खरीफ जो वर्ड है, दोनों अरबिक लैंग्वेज का है। पाकिस्तान और बांग्लादेश are two countries using the Kharif and Rabi to describing their cropping pattern। जो दोनों खरीफ एंड रबी जो वर्ड है, वो कौन से वर्ड लेटर का है? अरबिक।
इसका मीनिंग क्या होता है इंडियन लैंग्वेज में? खरीफ मतलब आता है ऑटम, और रबी का मतलब होता है स्प्रिंग। तो कुछ खरीफ क्रॉप का एग्जांपल समझिए। एक उदाहरण एग्जांपल बता दिए, जैसे राइस में sorghum, pulse, मिलेट, बाजरा, सीरियल्स, ये सब। और रबी क्रॉप के अंतर्गत क्या आएगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेक्स्ट सेट हो जाएगा ना। इतना ना बड़ा हो गया कि इसमें आएगा ही नहीं। छोड़ो, इसको ऐसे लिख लो आप लोग। ये वाला खरीफ क्रॉप में क्या क्या आता है? राइस, मेज, sorghum, pulse, मिलेट, बाजरा, फिंगर मिलेट, रागी, अरहर, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सब लिख लिए सब लोग इतना? बोलो, तब ना पढ़ाएंगे। बोलता है ना। माइक ऑन करो कोई। तो लिख लिए उसको। कभी कभी बीच में बोलते रहो तो पता चलता है कि कौन पढ़ रहा है, कुछ है ये है कि नहीं। अभी तो नया नया एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं, कितना लोग को ज्वाइन करने आ रहा होगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा ठीक है पहले से। इसमें अगर हम एक दो दिन में सीख ही जाएंगे, इसमें भी पढ़ाना कैसे इसमें पढ़ा सकते हैं एप्लीकेशन में। इसमें है कि देखो जितना भी पढ़ाए थे, देखो अभी तक सब इसमें लिखा हुआ है। अगर किसी का छूट जाए
तो आराम से पीडीएफ बन जाएगा, अपलोड हो जाएगा, डाउनलोड करके लिख सकते हो। चलो, देखो इंडियन फूड फिलोसफी कहता है कि जनरली क्या कर सकते हैं, कृषि में जो भी ऑब्जेक्टिव या तुम बोल सकते हो चैलेंजेज है, कृषि का जो भी अपना ऑब्जेक्टिव है, उसको 3 फेज में हम डाल सकते हैं। एक आजादी के बाद का पहला 10 साल, जिस समय हम लोग फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत स्ट्रगल किए थे, क्योंकि इंडिया में फूड के लिए क्या फिजिकल, मतलब फिजिकली क्या फूड को अचीव करना थोड़ा मुश्किल था, उतना लोग के खाने के लिए नहीं था। तो बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन का आइडिया आया, हरित क्रांति का आइडिया आया, जिसके कारण फिर से रियलाइज बड़े ग्रीन हरित क्रांति का आइडिया रियलाइज हुआ कि हम लोग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन सकता है, फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर इंडिया बन सकता है। फिर सेकेंड फेज आया, है ना। सेकेंड फेज में हम लोग बहुत ज्यादा सक्सेस किए सब जगह फूड प्रोडक्शन को। एक होता है कि किसी दूसरे देश से कुछ अब नहीं खरीदना पड़े फूड, अब अपने देश में ही प्रोडक्शन करने लगे। अब दूसरा है कि बेचना भी शुरू कर सकते हैं। तो पहले सेकेंड फेज में एकदम सेल्फ सफिशिएंट हो गया। थर्ड फेज में अब कोशिश की है कि हम लोग जनरली ज्यादा प्रोडक्शन करें, जैसे इंडस्ट्री बेस्ड फूड बेस्ड इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करें, लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा इकोनॉमिक पेस्ट फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये सब लाना पड़ेगा, ट्रैक्टर ये सब का उपयोग करना पड़ेगा। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब एक प्रकार से क्या करें कि बफर करके रख ले, भंडारित करके, अगर प्रोडक्शन को ज्यादा हो जाता है तो रख लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एक जगह, खरीद खरीद के। एफसीआई के गोदाम सुने होंगे कि जरूरत पड़े तो उस वहीं से फूड पूरे दुनिया में बांटा, मतलब पूरे देश भर में बांटा जाता है। जहाँ मान लो कि आजकल गरीब को पीडीएस जानते हो, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कोटा होता है गांव में, कोटा के द्वारा सस्ता में अनाज दिया जाता है। तो कहाँ से आता है, गवर्नमेंट उसको 10-11 रुपए 20 रुपए केजी खरीदती है और बाद में 2-3 रुपए केजी बेच लोगों को दे पहुंचा देती है। तो जनरली यह फिलोसफी है इंडिया में एग्रीकल्चर का। तो जनरली सबसे पहला जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो सबसे पहला क्या काम हुआ कि कुछ ना कुछ लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, जहां से हम क्वेश्चन पूछने लायक, हम बोले थे कि रटना इसमें बहुत पड़ेगा। आईडी मेंस का भी क्वेश्चन होता है, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। ठीक है, इसके तो नहीं लिखा रहा। चलो इस पर लिखते हैं। भूमि सुधार, तो भूमि सुधार के अंतर्गत क्या आता है? मैंने लैंड रिफॉर्म स्टार्टिंग हुआ था 1951 से, 1957 है, 1951 से।
गौरव, तुम कहाँ चला गया था बीच में? वाह, अच्छी बात। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे भी वीडियो रिकॉर्डेड है, देख देख लेना। बहुत अच्छा, अब ठीक है, सुनो। शायद इस पर 1-1 घंटा का वीडियो खुद बन जाता है। देखो, 24 घंटा तक रहता है, 24 घंटा के बाद गायब हो जाता है। अगर छूट गया हो तो देख लेना। अब पीडीएफ इसमें अपने बन गया रहता है। इसमें ठीक है। यहाँ पर देखो, भूमि सुधार का कंसेप्ट है, देखो, ऑफिशियल सेंटेंस स्टांस एंड एम्फेसिस ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया हैज बीन चेंज ओवर द टाइम टू वीक इमर्जिंग इशू। इससे पहला फेज में क्या हुआ? आजादी के बाद जनरली पहले ही बात इंडस्ट्रियलाइज होने की बात की गई। तो मतलब कि पहले एग्रेरियन बना जाए कि पहले औद्योगिक बना जाए, ये सब में डिस्कशन होता था। फाइनली भूमि सुधार में क्या हुआ? लैंड रिफॉर्म में सबसे पहले जो इंटरमीडिएट होता है, जो लैंड टेन्योर, उसको हटा दिया गया। टेन्योर, समझते हो लैंड टेन्योर क्या होता है? सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, जो बंदोबस्ती होता है ना, बंदोबस्ती पहले इंडिया में चलता था। हम इसको लिख ही देते हैं। भूमि सुधार के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ली? फर्स्ट, ना एबॉलिश कर देना। किस चीज को एबॉलिश किया? इंटरमीडिएरीज को। देखो, अब इसमें क्या होता है, जो पहले क्या होता था कि एक प्रकार से थोड़ा 3 को सिस्टम चलता था। जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये तीनों सिस्टम को खत्म कर दिया गया पूर्ण रूपेण। या इसको परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं।
हिस्ट्री में पढ़ना है थी जमीन परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम। ये क्या होता है कि सरकार क्या करेगी, खत्म कर देगी जमींदारी का सिस्टम। जो जमींदार है वो क्या करेगा, किसान को देता है जमीन और उसमें खेती करता है, उसके बदला उससे लगान लेता है, टैक्स लेता है। तो जमींदारी सिस्टम में क्या होता है, जमीन का मालिक और किसान के बीच में तीसरा आदमी होगा जो उसको बांटने का काम करेगा। कोई ज्वाइन करना चाहता। सब लोग इस पर भी धीरे धीरे आ ही जाएगा। तो तो जमींदारी महलवारी सबको हटा दिया गया। चलो टॉपिक पता, ये सबको समझाने लगा तो अपना हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। पहले लिखो सब अपने समझ में आ जाएगा। टेनेंसी रिफॉर्म आया। टेनेंसी कहने का मतलब जो हम लोग इसको पैसा देते हैं ना, जान लो कि हम किसी के जमीन पर खेती करते हैं और जो लगान दे रहे हैं, लगान, या जो गरीब है जिसके पास जमीन नहीं है, किसी से जमीन लेके खेती कर रहा है, तो उसके बदले में जो मालिक को देता है उसमें सुधार किया गया। मतलब मान लो कि जिसके पास बहुत जमीन है उस समय खेती करता है, तो एक बार 1962 के आसपास हुआ था कि सारा जमीन जो खेती कर रहा है उसी के नाम पर लिख दिया गया था। तो ऐसा बहुत सारा चीज हुआ है। मतलब इसमें दे दिया है क्या, बनाया गया, रेंट पर आप जमीन लेते हैं तो उसके लिए कुछ नियम कानून बना दिया गया, रेगुलेशन ऑफ रेंट। जैसे शहर में ही कहीं लीज पर एगो घर लेते हैं तो उसके लिए कागज बन जाता है कि 10 साल 15 साल के लिए हम ले रहे हैं, उससे पहले कोई नहीं हटा सकता है हम। मतलब उसमें क्या गया, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गया। मतलब कि समय का एगो सिक्योरिटी हो गया। मतलब जो ऑनरशिप राइट दे दिया गया टेनेंट को, जो खेती कर रहा है उसी को ऑनरशिप राइट दे दिया गया। जो लैंडलेस लेबर होता था उसको अपना जमीन हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, जमीन को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया। अब यह थोड़ा ज्यादा खतरनाक स्टेप था। इसमें लैंड सीलिंग का कंसेप्ट आया।
मतलब इसमें क्या आया? देखो, जमीन को फिर से बांट दिया गया किसमें? जो गरीब था, जिसके पास जमीन नहीं था, बहुत बहुत अमीर के पास, जिसके पास राजा महाराजा टाइप के हजारों लोग होता, हजारों एकड़ होता था जमीन, उसका लेकर जमीन गरीबों में बांट दिया गया। ऐसे उसमें से देखो, मेरा भी एग्जाम्पल था, मेरा भी जमीन 1000 बीघा बांट दिया गया था गरीब में 1962 के आसपास। समझ रहे हो ना? जनरली यह कहाँ हुआ था? 2-3 जगह छोड़ के, बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश को छोड़ के और सब जगह ये सब किया गया था। फिर किया गया लैंड कंसोलिडेशन। जैसे लैंड कंसोलिडेशन क्या होता है? चकबंदी जानते हो? चकबंदी, खेती करने में आसान हो इसके लिए लैंड कंसोलिडेट किया जाता है। तो लैंड कंसोलिडेशन का मतलब हो गया कि मतलब एक ऐसा जमीन हो जाए, जो बड़ा बड़ा जमीन रहेगा ना, तो एक साथ खेती करने के लिए एक बीच में ट्यूबवेल लगा दो, सब कुछ कर दो। पंजाब हरियाणा में एक लोग का जमीन एक ही जगह होता है फार्म हाउस के रूप में। तो लैंड कंसोलिडेशन करने का मतलब इससे फायदा होगा किसको? ग्रीन रिवॉल्यूशन। जनरली लैंड कंसोलिडेशन हुआ कहाँ? हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, इस सब में। मतलब लैंड कंसोलिडेशन में बहुत सारा कमी है कि थोड़ा करप्शन आ गया। तीसरा आया, कर सकते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब ये सब टर्म है, व्हाट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग पूछ देगा। मतलब सब लोग मिल के खेती करो, कोऑपरेटिव फार्मिंग। इस प्रकार से खेती करो कि एक ही टाइप का फसल नए प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करके अलग अलग टाइप का प्रोड्यूस करो, क्योंकि मार्केट में एक प्रकार से उससे सोशियो इकोनॉमिक मोरल एक्टिविटी ठीक रहेगा। इतना जो तीनों का तीनों जो स्टेप लिया गया है, तो बहुत लोग के द्वारा कहा जाता है कि ये जितना भी स्टेप लिया गया है लैंड रिफॉर्म या जो भी संबंध लैंड रिफॉर्म से, वह एक प्रकार से बहुत बड़ा फेल्योर हुआ, एक भी सही से सफल नहीं हुआ। क्योंकि उसका रीजन था कि टेनेंसी रिफॉर्म भी सही से नहीं हो पाया, रिडिस्ट्रीब्यूशन भी सही से नहीं हो पाया, टोटल कुछ भी नहीं हो पाया। जो लैंड कंसोलिडेट कर रहे हैं गिंदी गुलशन के लिए, तो वो भी सही से नहीं काम कर पाया। हरित क्रांति का भी इस पर ज्यादा टेक्नोलॉजी का असर नहीं पड़ा। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म फेल रहा है। तो क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट इज रीजन बिहाइंड फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म? लैंड रिफॉर्म के में क्या, लैंड रिफॉर्म का क्या रीजन है उसके फेल होने का?
क्योंकि पहला कुछ इम्पोर्टेंट फेल्योर, जमीन जो होता है ना, उसको जनरली सिंबल ऑफ प्रेस्टीज माना जाता है। मतलब जिसके पास ज्यादा जमीन होगा वो बहुत अमीर होगा कहलाएगा, उसका स्टेटस हाई होगा, पहले माना जाता था। मतलब वो ज्यादा अर्न करता होगा, भले उसको पढ़ती ही कहा नहीं पड़ा जाए। तो इसके कारण सही से उसमें मतलब कि जो भी प्रोग्राम चलाया जाए, ग्रीन रिवोल्यूशन चाहे कुछ भी, वो सही से नहीं चल पाए। पॉलिटिकल विल की कमी थी। क्योंकि सरकार में उतना भी क्षमता नहीं था कि सही से वो लैंड रिफॉर्म कर पाए। तो रामपंत करप्शन था, मतलब एक प्रकार से, मतलब पॉलिटिकल अपने आप को एकदम हेड समझता था। मतलब कि उन्हें पॉलिटिकली में भी ये भी बात था कि था, हिपोक्रेसी समझता था। और सब अपने आप को अच्छा, लीडरशिप की कमी थी सब में। सिर्फ एक हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आया, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया तो उसका भी अपना कंडीशन है, उसका फेज आया ग्रीन रिवॉल्यूशन का, लिख लेना। लिख लिया। देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो अलग से पढ़ना ही है। ये जो तुम पढ़ रहे हो ये सब तुमको ज्योग्राफी में भी काम आएगा, एग्रीकल्चर चैप्टर ज्योग्राफी में ही पढ़ना होता है। तो लैंड रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या अंतर है, इसका भी अपना फेज रहा। क्या होता था कि पहले था कि इतना सेल्फ सफिशिएंट इंडिया नहीं था, जितना लोग को भोजन चाहिए वो अपने देश में उत्पादन ही नहीं होता था। तो उसके लिए गवर्नमेंट को लगा कि कुछ ना कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन लाना होगा, तो उसको लैंड रिफॉर्म से जोड़ना पड़ेगा। अगर भूमि में सुधार होगा, अगर अगर जमीन का मालिक खेती करे तो ज्यादा उत्पादन करेगा। तो ऐसा बहुत सारा सिस्टम लाया। जो अमेरिका से हमको खरीदना पड़ता है वो सब नहीं खरीदना पड़ेगा। तो है, तो इसे बहुत सारा टर्म दिया हुआ लेकिन कुछ है नहीं काम का। तुमको बताते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। देखो, एक और बात दो तीन को रख लेना, ही तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्वेश्चन पूछता है प्री में। फादर कहाँ? वर्ल्ड में। बोरलॉग इंडिया में।
MS स्वामीनाथन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का कंसेप्ट था कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किस में करना है, मतलब इसके लिए क्या करना होगा हमको? हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड लाना या हाइब्रिड यील्डिंग वेराइटी लाना होगा। शॉर्ट में कहीं कहीं इसको लिखते हैं HYV, HIV नहीं समझा, HYV। तो हाइब्रिड यील्डिंग वेराइटी सीड को क्या करना, डेवलप। तो इसके लिए नॉर्मनी बोरलॉग और रॉक फेलर फाउंडेशन के आधार पर जो वर्ल्ड के हैं, वो किसके आधार पर, तो एग्रो साइंटिस्ट हुए करते थे। एक फाउंडेशन है रॉक फेलर फाउंडेशन, मैक्सिको में हुआ। तो वहीं के मैक्सिको के गेहूं पर रिसर्च करके वो डेवलप किए और उसमें बताएं कि एक हम गेहूं जो जिसका प्रोडक्शन 200% मोर है, 200% ज्यादा प्रोडक्शन। देखो 200, आवाज जा रहा है ना, 200% ज्यादा प्रोडक्शन। कौन बताया? नॉर्मनी बोल, और जनरली उसको टेस्ट किया ताइवान पर, मैक्सिको पर, वैसा फार्मर पर के कोशिश, मतलब कि रिसर्च किया कि वहां पर प्रोडक्शन रियल में इंक्रीज हो गया। तो जनरली क्या क्या होना चाहिए ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए? सबसे पहला बात है कि हाइब्रिड सीड होना चाहिए, है ना। ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए कंपोनेंट क्या क्या होना चाहिए? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड होना चाहिए। अगर अच्छा क्वालिटी का सीड होगा, जो हाई यील्डिंग, देखो जितने भी हाइब्रिड पौधा होता है उसका पेड़ का लंबाई छोटा होता है, पता है ना। उसका रीजन है, मतलब एक प्रकार से इसको बोलते हैं ड्वार्फ वेराइटी। छोटा छोटा पौधा है तब फल ज्यादा लगेगा, फसल ज्यादा, उसको डेवलप होने में टाइम कम लगेगा, ये सब। हम्म, दूसरा हाइब्रिड के लिए केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए। तीसरा अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी होना चाहिए, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि सही से इरिगेशन नहीं मिलेगा तो डेवलपमेंट, हाइब्रिड मतलब कि ज्यादा विकास नहीं होगा पौधे का, टाइम टू टाइम उसको पानी चाहिए। फिर आपको
केमिकल पेस्टिसाइड। क्या? नहीं, नहीं। देखो, जीएम क्रॉप्स अलग है, मॉडिफिकेशन कर दिया जीन में। लेकिन ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड में है कि जनरली उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन जीएम के अंतर्गत है कि जैसे अलग मौसम में अलग फसल उगने लगेगा। मतलब कि कच्चा टमाटर ही लाल लाल रहेगा। अब टमाटर 2-2 केजी का होने लगे, बैगन 5-5 केजी का होने लगे, वैसा सिस्टम होता है उसमें। मतलब उसमें जीन बदला जाता है, वायरस बैक्टीरिया ये सब का जीन डाला जाता है, सबका बताएंगे। पेस्टिसाइड समझ रहा है ना? कीटनाशक। कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे है, डिपेंड करता है कि कौन कौन सा कैसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। अरे केमिकल नहीं, गोबर। हाँ, नेचुरल फर्टिलाइजर। पांचवा हो गया, बिना फर्टिलाइजर कैसे होगा, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर। केमिकल हर्बिसाइड रखेंगे, हर्बिसाइड समझते हो ना? हाँ, आजकल बहुत, या उसको वीडीसाइड भी बोल सकते हैं। जैसे आजकल जब गांव में खेती होता है ना, तो एक होता है कि थी, उसमें छोटा छोटा खरपतवार होता है, उसको निकाला जाता है खुरपी की मदद से। हाँ, लेकिन आजकल ना ऐसा पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड आ गया है कि उसका छिड़काव कर दोगे तो वह पौधा बच जाएगा जो तुम्हारा क्रॉप है, और बाकी जो अनवांटेड क्रॉप्स है, जो छोटा छोटा हर्ब्स है, घास फूस है, वो सब अपने जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं हर्बिसाइड। कीड़ा मारने के लिए पेस्टिसाइड हो गया। अच्छा सिंचाई का सुविधा होना चाहिए, खाद होना चाहिए जिसमें। हाँ? ये तो उसमें होता है ना, पत्ता के आधार पर पहचान लेता है ना। और जहाँ क्रॉप रहेगा उस पर कम छींटो, जहाँ होता है ना कि इसमें भी होता है कि चौरा पत्ती वाले के लिए वो काम करेगा, पत्ता पतला जो होगा उस पर काम नहीं करेगा। तो शुरू में बुआई के समय, बुआई किए छोटा छोटा था, उसी समय डाल दिया जाता है उसको। मिट्टी को तो खराब करवे करेगा, तब ना जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती रहती है, जैविक खेती। देखो उसके बाद क्रेडिट होना चाहिए, मतलब किसान खेती कर रहे हैं तो उनके पास तो पैसा है नहीं, लोन देने की सुविधा होनी चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, अगर उत्पादन हो जाता है तो उसको रखेगा कहाँ, और मार्केट होना चाहिए। ये सब मेन कंपोनेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। अब वो शुरुआत में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया क्या, वो तो गवर्नमेंट का प्लान है ना, ये हम कंपोनेंट बता रहे हैं कि होना क्या चाहिए। किया तो किया, तो वो अब की बात है ना, करबे करता है तो। हम्म। अरे खैर, नया नया डिस्कस सीखने को मिलेगा, 8 बज गया। तो वो सीखने को मिले, पता चले कि सब हो गया।
तो थोड़ा-सा देखो, इसको आगे चलते हैं हम लोग। आज इतना ही पढ़ाने देते हैं, नहीं तो पता चलेगा छूट जाएगा मेरा काम। कहाँ से होता है बताओ? सेव तो हो गया। हुँ, ठीक है तो आगे। देखो, देखो, देख के कन्फर्म करो तब। लीव करना पड़ता है। ठीक है, आज रहने देते हैं इतना ही कॉल, स्टॉप करते हैं। क्या चीज़? क्या चीज़? ठीक है, पढ़ाने पर इसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगा, 24 घंटा तक रिकॉर्डिंग रहेगा, पढ़ सकता है जो इसका छूट गया है क्लास। ठीक है।